I am Nageshwar Pandey, teacher of Degree Public School, CCS Grade. I am a commerce teacher and I welcome you in business study class. व्यवसाय अध्ययन क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। ये हम लोगों का 5वां क्लास है। अर्थात प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। अभी तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल्स के प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और फ्यूल्स के प्रिंसिपल पर बात करते हुए हम लोग अभी तक फ्यूल के 10वें प्रिंसिपल तक बात कर चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि फ्यूल अब 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 प्रबंध दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग फ्यूल के 10वें सिद्धांत तक हम लोग बात कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग फ्यूल के 11वें सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, 11वें सिद्धांत से बात करते हैं। तो फ्यूल के 11वां सिद्धांत क्या है? क्षमता, इक्विटी। इस सिद्धांत के माध्यम से फ्यूल कहना चाह रहे हैं कि प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ न्याय और उदारता के साथ बात करना चाहिए। अर्थात अपने अधीन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव, पक्षपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इतना ही नहीं, फ्यूल इस सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिए हैं कि ऐसा नहीं है, समानता का अर्थ यह नहीं है कि सबके साथ समान या समान वेतन। समानता का अर्थ है कि मधुरता के साथ व्यवहार करना। सपोज एक कर्मचारी कुशलतापूर्वक काम कर रहा है, कुशल कर्मचारी है, अच्छा से काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक कामचोर कर्मचारी है। तो दोनों के साथ समान व्यवहार करने का तात्पर्य है कि दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं, जो कामचोर कर्मचारी है उसके साथ सख्ती से पेश आना, ये भी एक समानता के सिद्धांत का पालन कहलाएगा या कहा जा सकता है। तो फ्यूल इस सिद्धांत के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी के साथ मधुरता से, उदारतापूर्वक, न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सबका समान सैलरी होगा। हर एक कर्मचारी की अपनी योग्यता के अनुसार और काम के प्रति लगाव, वो क्या काम कर रहा है, इसके आधार पर उसका वेतन निश्चित किया जाएगा। अर्थात जो कर्मचारी कामचोर है उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, उसका पारिश्रमिक को भी काटा जा सकता है। तो ये सख्ती से पेश आना भी एक तरह से समता का सिद्धांत का ही पालन कहलाएगा। तो अगर समता का सिद्धांत यह हमें नहीं कहता कि प्रबंधक का और कर्मचारी का वेतन समान होना चाहिए, नहीं, प्रबंधक के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन संस्था का है और जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम, कायदे, कानून है, दोनों का समान रूप से पालन होना चाहिए। अर्थात अगर कोई गलती करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आना है और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित भी करना है। ये समता का सिद्धांत हम लोगों को सिखलाता है। पर यही फ्यूल कहना चाह रहे हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। तो हम लोग अब इसके धनात्मक और अवहेलनात्मक विषयों पर बात करें, प्रभाव पर बात करें, तो क्षमता के सिद्धांत का धनात्मक प्रभाव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर कोई संस्थाएं इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अपनी यहाँ लागू करती है, अर्थात इस सिद्धांत को फॉलो करती है, मानती है, तो इसका धनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो धनात्मक प्रभाव पहला, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। वैसे कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे जो कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, उसको अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा प्रबंधक की तरफ से, तो संतुष्ट रहेंगे। अगर मान लीजिए कामचोर कर्मचारी को भी समान वेतन दिया जा रहा है और एक जो लगन से काम कर रहा है उसको भी समान वेतन दिया जा रहा है, तो निश्चित है कि जो कामचोर कर्मचारी तो प्रसन्न रहेंगे, लेकिन जो लगनपूर्वक काम कर रहे हैं वो कर्मचारी अप्रसन्न हो जाएंगे। अर्थात अगर हम लोग कर्मचारी तो क्या देखेंगे कि जो कर्मचारी अच्छे से काम कर रहा है वो संतुष्ट होते हैं। दूसरा, संगठन के प्रति समर्पण भावना की वृद्धि होती है। अर्थात जो कर्मचारी अच्छा से काम करता है, उसको पारिश्रमिक अच्छा मिल रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, प्रबंधक अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसका संगठन के प्रति समर्पण भावना की वृद्धि होती है और वो डेडिकेट होकर के काम करना चाहता है, वो चाहता है और लगन से काम करने के बारे में सोचता है।
कुशल कर्मचारी अपनी कुशलता को और बढ़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि कुशल कर्मचारी को प्रश्रमिक के आधार पर और उसकी योग्यता के आधार पर उसका प्रश्रमिक दिया जा रहा है, तो वो और प्रोत्साहित हो जाता है और कुशलता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। अकुशल कर्मचारी कुशलता प्राप्ति का भी प्रयास करते हैं। अगर हम लोग अकुशल कर्मचारी है, कामचोर कर्मचारी है, उसके साथ अगर प्रबंधक सख्ती से पेश आता है तो वो भी कुशलता से काम करने का प्रयास करता है। तो ये हो गई हम लोगों का धनात्मक प्रभाव, इसका पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बात किए। तो हम लोग क्षमता इक्विटी का सिद्धांत का मतलब हम लोग क्या समझे कि प्रबंधक के अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उसके साथ न्याय और उदारता के साथ व्यवहार होना चाहिए। अर्थात अगर कोई कामचोर कर्मचारी है तो उसके साथ सख्ती से पेश होना है, और जो कर्मचारी अच्छा है तो उसके साथ न्याय के साथ और उदारता के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल का मुख्य बातें हैं। अगर हम लोग इसके अवहेलनात्मक प्रभाव या वाइडिंग इफेक्ट, अगर सपोज ये इस सिद्धांत को प्रबंधक नहीं मानता है और इस सिद्धांत को अपनी संस्था में लागू नहीं करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या हानियां होंगी, या अवहेलना करने से अवहेलनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो कुशल कर्मचारियों के लिए असंतुष्टि का भाव होगा। मतलब जो कुशल कर्मचारी हैं, जो अच्छा कर्मचारी है, जो लगन से काम कर रहा है, वो असंतुष्ट हो जाएगा। वो मन में सोचने लगेगा कि हम जो कामचोर है उसको भी समान वेतन मिल रहा है, उसके साथ भी कोई शक्ति नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, तो असंतुष्ट हो जाएगा, संतुष्टि की भावना खत्म हो जाएगी उसके अंदर। वहीं दूसरे ओर कुशल कर्मचारियों का संगठन से विश्वास होने लगेगा। वो लगेगा कि संगठन ठीक से प्रबंधक ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए प्रबंधक का उदारता के साथ बात नहीं कर रहा है, अच्छे से मधुर संबंध के साथ कर्मचारी के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो वह असंतुष्टि के दौर से गुजरेगा, संगठन से उसका विश्वास उठने लगेगा, कुशल कर्मचारियों की कुशलता में कमी आ जाएगी, वो हीन भावना हो जाएगा उसके अंदर। वो कामचोर कर्मचारी के तरफ जाने लगेगा, वो भी कामचोर बनने लगेगा। तो लगेगा कि कोई शक्ति नहीं है, तो इस तरह से कर्मचारियों की कुशलता में कमी आएगी और अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही में वृद्धि हो जाएगी। और जो अकुशल कर्मचारी है उसके साथ अगर प्रबंधक सख्ती से पेश नहीं आता है तो वो भी उसकी लापरवाही और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और लापरवाही में उसकी वृद्धि होगी। तो फ्योल के 11 प्रिंसिपल्स क्या है? समता, इक्विटी का मतलब बराबरी का मतलब कतई मतलब ये नहीं होता है कि समान वेतन हो। बराबरी का मतलब ये होता है कि समान व्यवहार हो, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हो तो सबके लिए हो, सब उसको फॉलो करें। अगर कोई कामचोर है तो उसके साथ सख्ती से पेश आना, और कोई अगर अच्छा से काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना और उसको और उत्साहित करना, ये क्षमता का अर्थ होता है। तो बच्चों हम लोग 11 प्रिंसिपल देख लिए। समता, इक्विटी क्या है, इसके धनात्मक प्रभाव पर भी हम लोग बात कर लिए। धनात्मक प्रभाव पर बात करने के साथ साथ अगर ये कोई कर्मचारी इसको फॉलो नहीं करता है, कोई संस्था इसको फॉलो नहीं करती है, इसको नहीं मानती है, तो उसका अवहेलना करती है, तो अवहेलनात्मक प्रभाव हम लोग देख लिए। वायलेटिंग ऑफ दिस इफेक्ट, इसका क्या अवहेलना करने से इसका क्या प्रभाव हो सकता है संगठन के ऊपर, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब आइए हम लोग फ्योल के 12 प्रिंसिपल्स पर, 12वें प्रिंसिपल्स पर और 12वें सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। तो 12वां सिद्धांत क्या है? कर्मचारियों में अस्थायित्व, अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अस्थायित्व का मतलब होता है कि फ्यूल इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कर्मचारियों का टर्नओवर का अर्थ है कि बार बार नौकरी से निकाल देना या हस्तांतरण करना, ये नहीं होना चाहिए। ये बार बार नहीं होना चाहिए, टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? कर्मचारियों के मन में एक अस्थायित्व के प्रति अस्थायित्व न रहने के प्रति उसके मन में एक संगठन के प्रति ये भावना आ जाएगी कि हमारे यहाँ नौकरी अस्थायित्व नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी बेसिस है, तो अस्थायित्व लगेगा उसको कि हम अस्थायी हैं। तो इससे क्या होगा? कर्मचारी जो एक संगठन के प्रति पूरा लगन से काम कर रहा था, वो उसके साथ अभ्यस्त हो चुका है, वो जान चुका है, संगठन को भी, संस्था को भी जान चुका है और संस्था उसको जान चुकी है, वो काम सीख चुका है, और फिर उसका हस्तांतरण कर दिया जाए या उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो उसके मन में हमेशा ये डर पैदा रहेगा, ये डर बैठ जाएगा कि हमारी नौकरी जो है टेम्पोररी बेसिस है, अस्थायित्व वाली नौकरी नहीं है। तो आज हर एक आदमी
अस्थायित्व की ओर जा रहा है, अस्थायित्व के बारे में सोचता है, तो जहां उसको अच्छा अस्थायित्व वाली नौकरी मिलेगी वो वहीं चला जाएगा। तो क्या होगा कि जो अच्छा कुशल कर्मचारी है वो संस्था को छोड़ के चला जाएगा, संस्था का शाख में परिवर्तन हो जाएगा, गुडविल घट जाएगा संस्था का, कर्मचारी हमेशा असंतुष्ट रहेगा। तो इससे उसका जो कार्य करने की क्षमता है या कार्य कुशलता है वो प्रभावित होगी, हमेशा प्रभावित होगी किसी न किसी रूप में, वो उसके काम में झलकेगा, वो अस्थायित्व का जो डर है वो उसके काम में दिखेगा कि अस्थायित्व नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग इसके धनात्मक प्रभाव के ऊपर बात करें कि इसका धनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव इफेक्ट, तो कर्मचारियों में विश्वास में वृद्धि होती है। अर्थात अगर कोई संस्था अस्थायित्व नौकरी देती है, ज्यादा ट्रांसफर नहीं करती है, ज्यादा नौकरी से निकालती नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य है फ्यूल इस सिद्धांत से ये कहना चाहें कि कर्मचारी को संस्था में लेते समय बहुत सोच विचार करके उसके बैकग्राउंड को देखते हुए हमको संस्था में लेना चाहिए, और वंस एक बार अगर उसका अपॉइंटमेंट हो गया संस्था में तो उसको काम करने की अपनी योग्यता को दर्शाने का मौका देना चाहिए, उसको पूरा समय देना चाहिए ताकि वो अपने कला का और अपने काम को संस्था को दिखला सके। वो संस्था के वातावरण से क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो उस वातावरण में ढलने के बाद अगर उसको फिर ट्रांसफर दे दिया जाए, हस्तांतरण कर दिया जाए, तो वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके प्रभाव पॉजिटिव इफेक्ट के धनात्मक प्रभाव पर बात कर रहे थे, तो कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होगी। अगर ऐसा होगा, अस्थायित्व का भावना रहेगा, अगर संस्थाएं अस्थायित्व का परमानेंट के बारे में, अगर कर्मचारी को परमानेंट कर दिया जाएगा या कर्मचारी को अस्थायित्व दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसमें विश्वास में वृद्धि होगी, वो लगन से काम करेगा, वो अच्छे से काम करना चाहेगा, साथ संस्था की शाखा में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, गुडविल, हर एक आदमी उस संस्था में काम करना चाहेगा, क्योंकि हर एक आदमी को लगेगा कि वह संस्था अच्छा है, उसमें क्या है कि अस्थायित्व की भावना है, इसलिए हर एक आदमी उसमें काम करना चाहेगा। दूसरा, कुशल कर्मचारियों का संस्था की ओर झुकाव बढ़ेगा। जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो कर्मचारी अच्छा होगा उसका उस संस्था के प्रति क्या होगा, झुकाव बढ़ेगा। वह ऐसा हर एक कर्मचारी, हर एक आदमी चाहता है कि ऐसा संस्था में काम करे जहां उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो। अगर जॉब इनसिक्योरिटी रहेगा, वैसे संस्था में कोई आदमी काम नहीं करना चाहता है, भरसक टेम्पोररी बेसिस पर वह काम कर लेता है, लेकिन वह मन से उस संस्था में काम नहीं करता है। हर एक कर्मचारी उसी संस्था में काम करना चाहता है जहां पर उसको परमानेंट का लगेगा कि उसका परमानेंट है, उसको अस्थायित्व की भरोसा रहेगा, वहीं पर काम करना चाहेगा। अर्थात कुशल कर्मचारियों का साथ संस्था की ओर झुकाव होगा, और इससे क्या होगा, कम प्रशिक्षण लागत होगा। हमको बार बार कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण का बार बार प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई संस्था बार बार कर्मचारियों को अपने यहाँ लेती है, निकाल देती है, ट्रांसफर का हस्तांतरण कर देती है, तो उसको उस एनवायरमेंट में ढलने में समय लगता है, प्रशिक्षित करने में लागत आती है। तो ये सबसे बचा जा सकता है अगर इस सिद्धांत के फ्लो के सिद्धांत का पालन अगर संस्थाएं ठीक से करती है तो। अब हम लोग आते हैं अवहेलनात्मक प्रभाव, अर्थात वायलेटिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर संस्थाएं इस सिद्धांत को नहीं मानती है, अर्थात इस सिद्धांत का पालन संस्थाएं नहीं करती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या अवहेलनात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है। कर्मचारियों के अविश्वास का वातावरण होगा, कर्मचारी को हमेशा ये मन में डर सताएगा कि हमको ट्रांसफर कर दिया जाएगा या हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो अस्थायित्व की जो भावना है, वो भावना उसके अंदर से खत्म हो जाएगी, अस्थायित्व की भावना उसके अंदर जागृत हो जाएगी। उसको लगेगा कि हमारा ये जॉब जो है टेम्पोररी बेसिस है, परमानेंट बेसिस पर नहीं है, तो कर्मचारियों के अविश्वास का वातावरण बन जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो संस्था की शाख में भी कमी आएगी। दूसरा, और जो दूसरे संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, उस संस्था में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि इसका गुडविल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। उसको दूसरे कर्मचारियों को भी लगने लगेगा कि वहां पर अस्थायित्व नहीं है। और अच्छे कर्मचारियों का संस्था को छोड़ना, जो अच्छे कर्मचारी होंगे, जहां मौका मिलेगा, जहां उसको अस्थायित्व मिलेगा, वो उस ओर चला जाएगा। अर्थात ऐसे जगहों में काम करना पसंद करेगा जहां उसको अस्थायित्व मिलेगा। दूसरा, हम लोग देखें तो भारी भर्ती एवं प्रशिक्षण का लागत। ऐसे संस्थाओं में
बार बार टर्न ओवर करने से, बार बार एम्प्लॉय को हस्तांतरण करने, ट्रांसफर करने या निकाल देने से क्या होंगे, संस्थाओं का न्यू रिक्रूटमेंट, नया अपॉइंटमेंट करना और उसको ट्रेनिंग देना, इसका लागत भी बढ़ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इस सिद्धांत में हम लोग क्या देखें, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में हम लोग क्या देखें, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को कर्मचारियों के अस्थायित्व में, कर्मचारियों का अस्थायित्व होना चाहिए। अगर कर्मचारी को लगेगा कि हमारे यहाँ जॉब सिक्योर है तो वो मन लगा करके काम करेगा। अगर उसको लगेगा कहीं भी या भावना उसके अंदर आ जाएगी कि हमारे यहाँ जॉब सिक्योर नहीं है तो वह मन लगा करके काम नहीं कर पाएगा। अब हम लोग फ्योल के 13वें सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो 13वां सिद्धांत क्या है फ्योल का, पहल क्षमता इनिशिएटिव। तो इस सिद्धांत के माध्यम से फ्योल ये कहना चाह रहे हैं कि प्रबंधक को हमेशा ये चाहिए कि उधर उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको हमेशा मोटिवेट करना ताकि वो काम में पहल कर सके। मतलब अगर उसके दिमाग में कोई अच्छा आइडियाज आता है काम के प्रति तो वो पहल कर सके, इतना प्रबंधक को इतना छूट देना चाहिए। अर्थात कर्मचारी ही वह व्यक्ति है जो काम करते हुए जान पाता है कि काम को कैसे करना है, अर्थात पहल करने का उसमें विश्वास पैदा करना होगा। प्रबंधक को उसके अंदर ये मोटिवेट करके विश्वास पैदा करना होगा कि वह पहल कर सके। सपोज कोई विज्ञापन किस संस्था में काम कर रहा है और किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है, तो जो कर्मचारी प्रबंधक के अधीनस्थ जो कर्मचारी काम करता है उसको अगर कोई विज्ञापन का एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और वह प्रबंधक को बताना चाहता है, बतला रहा है, तो प्रबंधक अगर यह डांटते हुए यह कह दे कि यार छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इससे क्या होगा, कर्मचारी के मन में डर बैठ जाएगा और वो फिर कभी पहल करने की कोशिश और नहीं करेगा। अर्थात अगर उसके दिमाग में कोई काम का बेहतरीन तरीका अगर आता है तो वो सुझाव देने की कोशिश नहीं करेगा। प्रबंधक को चाहिए भले उसके डिसीजंस को या उसके विचारों को संस्था में लागू ना करे, लेकिन कम से कम उसको सुन लेना चाहिए। इससे क्या होगा, कर्मचारी को अपनेपन की भावना लगेगी, कर्मचारी को लगेगा कि नहीं हम भी क्या है, संस्था का एक अंग है। नहीं तो वो क्या करेगा, वो संस्था में एक अपने आप को रूटीन वर्क की तरह ढाल लेगा, मशीन की तरह ढाल लेगा कि हमको जो कहा जा रहा है हम वही करें, हम अपना दिमाग नहीं यूज करें, हम अपना दिमाग नहीं लगाएं, अर्थात हम पहल नहीं दिखलाएं किसी काम को। अगर उसके दिमाग में उस काम को करने का बेहतरीन तरीका उसको पता है, कर सकता है, तो वह आगे से ऐसा कोशिश नहीं करेगा। उसको लगेगा कि प्रबंधक का हमको फिर से डांट खानी पड़ेगी। तो अगर प्रबंधक उसके बातों को ध्यान से सुन ले, भले लागू ना करे, तो क्या होगा, फिर से कभी ना कभी उसके दिमाग में अगर अच्छा डिसीजंस आता है, अच्छे आइडियाज आते हैं, तो पहल करने की कोशिश करेगा, प्रबंधक के सामने रखेगा। तो पहल क्षमता का विकास करना चाहिए। हर एक प्रबंधक को अपने कर्मचारी के अंदर पहल क्षमता का विकास करना चाहिए, अर्थात उसको यह मौका देना चाहिए कि वह काम को अच्छे ढंग से करने का एक तरीका ढूंढ ले और पहल करके दिखलाए। जितना काम बतलाया गया है उसके अधीनस्थ रहते हुए, मतलब संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, अगर वो कुछ अच्छा सजेशंस देता है, अच्छा आइडियाज देता है, तो उनके विचारों को भी वैल्यू देना चाहिए, उनके विचारों को भी महत्व देना चाहिए। इससे कर्मचारी को क्या लगेगा, संस्था में अपनेपन की भावना लगेगी, और जब अपनेपन की भावना लगेगी तो वह संस्था में और मन लगा करके काम करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, हमको भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हमारी बातों की, हमारे द्वारा किए गए पहल को भी सुना जा रहा है, हमारा मैनेजर सुन रहा है और उन चीज़ों को लागू कर रहा है, तो और अच्छा ढंग से काम करने की कोशिश करेगा। तो अब हम लोग विचार करते हैं इसके पहल क्षमता के धनात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, देख लेते हैं। अगर कोई कर्मचारी पहल करता है और वह संस्था प्रबंधक उस पहल को मानती है, पर उसको वैल्यू देती है, कर्मचारी को वैल्यू देती है, तो इसका क्या धनात्मक प्रभाव पड़ता है संस्था के ऊपर, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि होती है। कर्मचारी सोचता है कि कैसे काम को करना है, तो अर्थात उसकी सोच शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कर्मचारी का निर्णय को लागू करने में सहयोग मिलता है। कर्मचारी ऐसा नहीं लगता है कर्मचारी को कि हमारे ऊपर ये निर्णय को थोपा गया है। अगर कुछ इनिशिएटिव पहल करता है तो कर्मचारी को लगेगा नहीं, तो हमारा द्वारा बनाया गया ही है,
और इसको हम अच्छा से काम करें। उसको नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि प्रबंधक इस चीज़ को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिए हैं और हमको ये रूटीन की तरह करना है। उसको अपनेपन की भावना लगना चाहिए। पहल क्षमता से ये है कि उसको अपनापन की भावना लगेगा। कर्मचारी की संस्था के प्रति अपनेपन की भावना में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, हमारे बात को वैल्यू दिया जा रहा है, हमारे सजेशंस को माना जा रहा है और हमको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना और लोगों को दिया जाता है। तो प्रबंधक के प्रति और संस्था के प्रति उसका लगाव, अपनेपन की भावना में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर इसका अगर हम लोग अवहेलनात्मक प्रभाव, अगर वेरिटी ऑफ दिस इफेक्ट, मतलब अगर कर्मचारी को डांट देगा, प्रबंधक डांट देगा, नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो, तुमको जो काम दिया गया तुम उतना पर ही ध्यान दो, तुम उसी काम को करो, तो वो काम को क्या रूटीन की तरह समझ करके उस काम को करेगा और क्षमता की कोशिश कभी नहीं करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अवहेलनात्मक प्रभाव या वेरिटी इफेक्ट क्या करता है, कर्मचारियों की सोच शक्ति का क्षीण हो जाएगा। हम बताए कि रूटीन जैसा काम करने लगेगा, वो एक ही काम को दोहराने लगेगा, उसमें सोचने की शक्ति जो है, अपने निर्णय लेने की शक्ति जो है खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाने लगेगी। असहयोग का वातावरण तैयार होगा। किस तरह से असहयोग का वातावरण तैयार होगा? क्योंकि प्रबंधक कर्मचारी को उतना वैल्यू नहीं दे रहा, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो कर्मचारी को लगेगा कि नहीं, हमारा जो काम दिया गया है उतना ही काम करे, तो हमारा सहयोग जो और अच्छा होना चाहिए, तो प्रबंधक को असहयोग नहीं करेगा। असहयोग की भावना, असहयोग का वातावरण उत्पन्न होगा और कर्मचारियों की संस्था के प्रति लगाव में भी कमी आएगी, क्योंकि लगेगा कि हमारा दिया गया सजेशंस को मानते नहीं, वो काम संस्था में काम करेगा, काम के जैसा, ड्यूटी के जैसा, उस रूटीन के जैसा काम करेगा कि इसका रूटीन वर्क है, उसको वो करना है, किसी तरह से करके उसको कंप्लीट करना है। लेकिन नहीं, दूसरी ओर अगर उसको वैल्यू दिया जाए, उसकी बातों को सुना जाए, भले उसको लागू ना कर किया, तो फ्यूचर में भी, भविष्य में भी वो अच्छे अच्छे विचारों को, अच्छे अच्छे आइडियाज को प्रबंधक के सामने में प्रस्तुत करने का साहस करेगा, नहीं तो वह ऐसा काम करने का साहस नहीं करेगा। अब हम लोग फ्योल के लास्ट प्रिंसिपल अर्थात 14th प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो 14th प्रिंसिपल क्या है? सहयोग की भावना, स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स या सहयोग की भावना क्या है? इसमें फ्योल इस सिद्धांत के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि टीम वर्क है, मैनेजमेंट जो है टीम वर्क है। प्रबंधक का काम है, प्रबंधक का काम है कि कर्मचारियों में मैं की भावना को खत्म करके हम की भावना को तैयार करना। मैं ये करूंगा, ये भावना को खत्म करके हम ये करेंगे, टीम स्पिरिट तैयार करना। लोग एक काम को टीम वर्क समझेंगे, और जब टीम वर्क समझेंगे, क्योंकि कोई भी संस्था में एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो भी काम होती है वो एक टीम वर्क होता है। और जब ये टीम की भावना लोगों में, कर्मचारियों के अंदर जब टीम की भावना तैयार हो जाएगी, तो वो संस्था बहुत अच्छा से रन करेगा, संस्था अच्छा से काम कर पाएगा। क्योंकि हर एक कर्मचारी एक दूसरे को सहयोग करेंगे और एक दूसरे के पर भरोसा करेंगे और एक दूसरे को हमेशा सहयोग की भावनाओं से देखेंगे। तो इस तरह से मैं की भावना खत्म होकर के उन लोगों में हम की भावना तैयार होंगी। तो इस तरह से टीम भावना का तैयार करना हर एक प्रबंधक का काम है। तो हम अब देखना चाह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, धनात्मक प्रभाव क्या होगा इस सिद्धांत का, सहयोग की भावना का सिद्धांत का। टीम भावना से काम करने की प्रेरणा मिलेगी कर्मचारियों का, और कर्मचारी समझ जाएगा कि जो भी काम हो रहा संस्था में एक टीम है। हम लोग क्रिकेट में भी देखते हैं, कैप्टन अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि सारा प्लेयर का सहयोग नहीं है। कोई भी वर्ग में केवल प्रबंधक, मैनेजर ही अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें टीम भावना ना हो, अपनेपन की भावना नहीं हो। और टीम भावना से ही काम करने की प्रेरणा देना, यही प्रबंधक का काम है। उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी होगी जब वो टीम भावना से काम करेगा, उद्देश्य को आराम से प्राप्त कर लेगा। अगर टीम भावना से काम नहीं करेगा, हर कर्मचारी अपना अपना काम को, अपने अपने रूटीन वर्क को करेगा, तो टीम भावना की कमी आ जाएगी, उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाएगी। मधुर संबंध भी, टीम भावना होने से क्या होगा? मधुर संबंध भी तैयार होगा। अब हम लोग आते हैं इसका अवहेलनात्मक प्रभाव या वेरिटी ऑफ इफेक्ट, मतलब स्पिरिट डिकॉप्स और सहयोग की भावना को अगर कोई संस्था नहीं मानती है, उसको फॉलो नहीं करती है, तो क्या समस्या होगी? इसकी अवहेलना करने का क्या प्रभाव पड़ेगा? टीम भावना का हनन होगा, सब में मैं भावना का हो जाएगा। हर एक कर्मचारी अपने रूटीन वर्क तक ही सीमित रहेगा। अगर दूसरा कर्मचारी अस्वस्थ हो जाए और उसके चलते पूरा टीम का वर्क पेंडिंग हो जाएगा, पूरा टीम का काम नहीं हो पाएगा।
तो इस तरह से क्या होगा, टीम भावना का हनन होगा। वहीं दूसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई होगी। जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी अकेला कर्मचारी किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता जब तक कि सारे कर्मचारी एक साथ सोच करके इसको टीम भावना के रूप में ना ले तब तक। दूसरा, संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। संबंधों में कड़वाहट आने का तात्पर्य है कि लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाएंगे। उसमें टीम स्पिरिट डिकॉप्स, टीम भावना का हनन होगा। मैं हम की कमी होगी, सब में मैं की भावना आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, सहयोग की भावना में, स्पिरिट क्रॉप्स में हम लोग क्या देखें कि प्रबंधक को चाहिए अपनी जो संगठन में, अपने संस्था में जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसके अंदर एक टीम भावना की प्राप्ति, एक टीम भावना का ये विकास किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो टीम के रूप में सभी वर्कर जो हैं, सभी कर्मचारी जो हैं, एक टीम के रूप में काम करें। अब हम लोग हेनरी फ्योल के सिद्धांत के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बारे में, सिद्धांत एवं पद्धतियां, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा पढ़ेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां, कार्यविधि का अध्ययन एवं गति अध्ययन के में अंतर, समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर पढ़ेंगे। और उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे टेलर एवं फ्योल के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हेनरी फ्योल के सिद्धांत, 14 सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उनका योगदान, प्रबंध के प्रति क्या योगदान है उनके बारे में डिस्कस कर चुके। अब हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के योगदान के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे और उनका योगदान क्या था, उसके बारे में जानेंगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका जन्म 1856 में यूएसए में हुआ था। 1878 में मुख्य इंजीनियर के पद पर ये पहुंचे थे मिडवेल स्टील कंपनी में, और उसको एक अच्छे जगह पर कंपनी पर पहुंचा दिए थे। 1903 में एक शोध पत्र कारखाना प्रबंध, शोध मैनेजमेंट के नाम से लिखे। उसके बाद 1911 में वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में योगदान दिए। बहुत कम समय में ही, संक्षिप्त आयु में 1911 में इनका देहांत हो गया। ये इनका योगदान क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेडरिक के बारे में हम लोग देखेंगे, उनकी जन्म तिथि, पहले बार मुख्य इंजीनियर के पद पर वो 1878 में पहुंचे थे मिडवेल स्टील कंपनी में, और शोध पत्र कारखाना के नाम से एक मैगजीन निकाले थे, और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत 1903 में शोध पत्र कारखाना प्रबंध का दिए, और 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के सिद्धांत 1911 में प्रचलित किए। अब हम लोग आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा के बारे में, गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या वैज्ञानिक परिभाषा दी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का परिभाषा क्या है। तो वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि उसको सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से कैसे करें। यह डेफिनेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिए। क्या बोले कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। यह जानने की कला है। क्या जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, श्रमिक से क्या काम कराना चाहते हैं, और फिर यह देखना, केवल जानने की कला नहीं, फिर यह भी देखना कि वह उसको सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से करे। एफ.डब्ल्यू. ड्रकर वैज्ञानिक, इनका भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक डेफिनेशन हम लोग इनके बारे में भी देखते हैं क्या दिए हैं। एफ.डब्ल्यू. ड्रकर वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है
कि कार्य का अध्ययन जो है, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, कार्य का छोटे से छोटे भाग में विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किया जाए, जिससे श्रमिक कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलतापूर्वक कर सके। तो हम लोग वैज्ञानिक परिभाषा साइंटिफिक मैनेजमेंट दो हम देखे, किसके बारे में देखे, एक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर और दूसरा पी.एफ. ड्रकर के बारे में लोग देखे। अब हम लोग प्रबंध की विशेषताओं पर बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं पर बात करते हैं। तो यह एक व्यवस्थित विचारधारा है, इट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच। व्यवस्थित विचारधारा का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक प्रबंध जितने भी हैं वो साइंटिफिक पर डिपेंड है, साइंस पर डिपेंड है, मतलब ट्रेडिशनली नहीं है, साइंटिफिक डिपेंड है, व्यवस्थित विचारधारा, सिस्टमैटिक है। इसमें ये नहीं कि थोपा हुआ है, पुराना ट्रेडिशनल चल रहा है, ऐसा नहीं है। यह व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यवस्थित विचारधारा है, इट इज सिस्टमैटिक अप्रोच। यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाता है, इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंजेस। क्योंकि यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी कार्य होते हैं वो साइंटिफिक पद्धति से होते हैं, अर्थात कोई भी वर्कर को काम देने से पहले उसको जांचा परखा जाता है कि ये जो काम वर्कर को दिया गया है ये इसके लिए कितना समय की जरूरत है, उसका पहले से निर्धारण साइंटिफिक तरीके से होता है। तो इससे इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंजेस। यह परंपरागत प्रबंधन की विरोधी है, अर्थात इट डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। जैसा कि हम बताए, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का मतलब पुराने जमाने से जो चला आ रहा है कि इतना काम इतना वर्कर इतना दिन में करता है, वो नहीं, साइंटिफिकली इतना होना चाहिए, आज की परिस्थिति में, आज के एनवायरनमेंट में किस तरह होना चाहिए। तो यह जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का विरोधी है, मतलब उस परंपरागत जो मैनेजमेंट है उसको नहीं मानता है। इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन होता है, अर्थात इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स। रूल्स का इसमें अच्छा से पालन किया जाता है क्योंकि हर एक काम को साइंटिफिकली करवाया जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन होता है। इसका लक्ष्य कार्य कुशलता को बढ़ाना होता है, इसका जो टारगेट होता है वर्कर के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उसको नए नए साइंटिफिक टेक्निक प्रोवाइड करना ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसको साइंटिफिक टेक्निक साइंटिफिक मशीन से अवगत कराना और नए नए जो रूल्स जो तरीका है किसी काम को करने से उससे अवगत कराना। इस तरह से वो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। यह विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है, गिव्स ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। जो व्यक्ति या जो कर्मचारी स्पेशलाइज्ड हो जाता है उसको ज्यादा महत्व देती है क्योंकि वो टेक्निकली साउंड हो जाता है, वो काम करने की कला को जानता है। यह बड़ी संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी है, क्यों? क्योंकि बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग होता है और बड़े बड़े मशीनों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो तकनीकी अनुभव होना चाहिए, उसको मशीनों का यूज करना आना चाहिए। तो ये बड़ी संस्थाओं के बहुत उपयोगी है, इट इज मोर यूजफुल फॉर द लार्ज कंसर्न। अब हम लोग यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध है तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत दिए, वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारा 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस सिद्धांत में एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी काम को करने से पहले हमको परंपरागत तरीकों पर, मतलब पहले के रूढ़िवादी तरीकों पर जो प्रीवियस चला रहा है उस पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमको किसी काम को करने से पहले उसको जांच परख लेना चाहिए, साइंटिफिकली उचित है। कोई वर्कर के ऊपर अनावश्यक लोड नहीं देना चाहिए कि हाँ इतना ही काम करना पड़ेगा। हम साइंटिफिक तरीकों से देख लेंगे कि ये आज के दौर में, आज के इन्वायरमेंट में ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको कर्मचारी हमारा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर जोड़ दिए हैं कि विज्ञान, कोई भी काम होगा वो साइंस पर आधारित होगा, ना कि रूल ऑफ थंब। इसका मतलब रूढ़िवादिता पर नहीं कि पुराने जमाने में इतना काम इतना होता था तो अभी क्यों नहीं होगा, उतना ही करना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इस सिचुएशंस के आधार पर डिपेंड करता है या वर्कर की एफिशिएंसी के आधार पर डिपेंड करता है। तो किसी को काम को करने से पहले हमको उसको साइंटिफिकली देख लेना होगा कि ये जो काम प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर को वो उचित है, उसके लिए जो टाइम अलॉट कर रहे हैं उस टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तभी काम को निर्धारण करना चाहिए और तभी काम को करवाना चाहिए।
मैत्री न कि मतभेद, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, संस्था में दो ग्रुप होता है, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप और दूसरा होता है वर्कर्स ग्रुप। तो मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर्स ग्रुप में क्या है, दोनों के बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। एक ऐसा नहीं, मैनेजर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वर्कर जो काम कर रहा है उससे ज्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं, या वर्कर को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम जितना काम कर रहे हैं उससे हमको कम पेमेंट मिल रहा है। अर्थात दोनों के बीच में आपसी तालमेल होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में मतभेद होगा तो ये संस्था के लिए बहुत हानिकारक चीज होगी। इससे मजदूर क्या करेगा, संस्था में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैनेजर ये सोचेगा कि हम जितना वर्कर से काम ले रहे हैं उससे ज्यादा हम उसको दे रहे हैं, और वर्कर को अगर ऐसा महसूस हुआ कि हम जितना काम कर उससे हमको अंडर पेमेंट किया जा रहा है, कम पेमेंट किया जा रहा है, तो इससे एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी दोनों के बीच में, वर्कर के बीच में और मैनेजर के बीच में, जो संस्था के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो इन दोनों के बीच में एक मधुर संबंध बनाने के बारे में डब्ल्यू टेलर जोड़ दिए हैं। तीसरा, अगर हम साइंटिफिक डब्ल्यू टेलर के तीसरे सिद्धांत के बारे में बात करें तो कहे हैं कि सहयोग न कि व्यक्तिवाद। यही दूसरा, मैत्री न कि मतभेद का ही और विस्तृत रूप है। इसलिए बोले कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब वर्कर को व्यक्तिगत होकर के और मैनेजर को भी व्यक्तिगत होकर के काम नहीं करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है, कोई काम अगर मैनेजर कोई वर्कर को दे रहा है तो वर्कर को काम में देने से पहले उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि वह उस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और हम लोग डब्ल्यू टेलर के चौथे सिद्धांत के ऊपर ध्यान देंगे। तो चौथा सिद्धांत क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का उसके अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास करना। किसी भी संस्था का, इंडस्ट्री का विकास उसके वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। टेलर इस बात पर जोर दिए हैं कि किसी भी संस्था में वर्कर का सिलेक्शन करने के समय से लेकर के या सिलेक्शन करते वक्त ही यह ध्यान देना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी पर ध्यान देना चाहिए, और सिलेक्शन करने के बाद उसके टाइम पर उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब हमारा वर्कर जितना प्रशिक्षित होगा, उसको जितना अधिक मशीनों का यूज करना जानेगा, जितना अधिक मशीनों का उपयोग करने के बारे में वो प्रशिक्षित होगा, उसका ट्रेनिंग होगा टाइम पर, तो इस संस्था के बेटरमेंट के लिए अच्छा है, संस्था का विकास होगा। केवल संस्था का ही विकास नहीं, उस वर्कर के व्यक्तिगत विकास में, अर्थात उसकी काम करने की जो दर है, एफिशिएंसी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम लोग देखें कि संस्था क्या करती है, किसी वर्कर को सिलेक्शन के समय ही उसकी योग्यता देखती है, उसका रुचि, अर्थात उसको काम देने के समय उसकी रुचि पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी योग्यता, क्षमता और उसके कार्य करने कार्यशैली के आधार पर ही उसको काम देना चाहिए। और यह इस बात का निर्धारण सिलेक्शन के समय में ही, जब एम्प्लॉय को हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं संस्था में काम करने के लिए, उसी समय ध्यान देना चाहिए, और उसके विकास पर, उसकी डेवलपमेंट पर समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वो और अधिक मन लगा करके संस्था में काम कर सके, जो संस्था के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। हम लोग इसमें टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर के बारे में बात करेंगे, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन की पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। तो टेलर क्या क्या वैज्ञानिक पद्धतियां की हैं, टेक्निक्स की हैं, प्रिंसिपल अलग है, सिद्धांत अलग है, और टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक अलग है। इसके बारे में बात करेंगे। टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो पहला टेक्निक है क्रियात्मक फोरमेनशिप। फंक्शनल फोरमेनशिप क्या है? फंक्शनल फोरमेनशिप क्या है? क्रियात्मक संगठन में प्रबंध को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जिससे सहायक अधीक्षक से लेकर नीचे तक के व्यक्तियों को इतने कम कार्य दिए जाएं जितने वे आसानी से पूरे कर सके। यदि संभव हो तो प्रबंधक को प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए। अर्थात इस टेक्निक में, फंक्शनल फोरमेनशिप में ये बात किए हैं, टेलर ये बात किए हैं कि इसके अंदर जो सहायक को इतना काम कम दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम दिया जाए कि आसानी से वो पूरा कर सके। अर्थात यदि संभव हो तो प्रबंधक को प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य देना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य देना चाहिए, ताकि वो आसानी से काम कर सके। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं, कारखाना प्रबंधक से समझते हैं,
इस टेक्निक को फैक्ट्री मैनेजर से नियोजन अधिकारी, प्लानिंग इंचार्ज, इसके अंदर 4 अधिकारी होंगे और उत्पादन अधिकारी, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 होंगे। तो इसके अंदर है कार्य मार्ग लिपि अर्थात रूट कलर। रूट कलर का काम क्या है? किसी काम को कैसे होगा सीक्वेंस ये बतलाना। तो इसका काम किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि काम को छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि वो एक काम एक व्यक्ति को दिया गया वो आसानी से कर सके। ये कार्यमार्ग लिपि का काम केवल, रूट कलर का काम केवल ये है रूट निर्धारण करना, स्टेप निर्धारण करना कैसे काम होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, संकेत कार्ड लिपि का काम है इंस्ट्रक्शन देना, सीक्वेंस के बारे में बतलाना, कब कौन काम होगा इसके बारे में बतलाना। और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, समय एवं लागत लिपि, इसका काम है ये काम में करने में कितना समय लगेगा या उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा उसके बारे में जानकारी देना। और अनुशासन अधिकारी अर्थात डिसिप्लिनरियन, इसका काम है कि कार्य में अनुशासन को बनाए रखना, मतलब हर एक काम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना ताकि काम आसानी से पूरा हो सके, कार्य के अंदर डिसिप्लिन को देखना। तो इस तरह से हम लोग देखें नियोजन अधिकारी के अंतर्गत 4 व्यक्ति हैं जिनका अलग अलग काम दिया है, वे अपने अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें उत्पादन अधिकारी, प्रोडक्शन इंचार्ज के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 व्यक्ति हैं। टोरी नायक गैंगपॉस, इसका काम है मशीन एंड टूल्स को अरेंजमेंट करना, मतलब काम करने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होगी उसको समय पर पहुंचाना या समय पर उसको व्यवस्थित कर देना, ये टोरी नायक का काम होगा। गति नायक का काम, स्पीड बॉस का काम क्या होगा कि काम को गति देना, अर्थात काम जल्दी से जल्दी हो, शीघ्र हो, इस पर ध्यान देना, इसका काम उतना ही है। और रिपेयर बॉस, मरम्मत नायक का काम है कि जो मशीन एंड टूल्स जो अरेंज किया है गैंग फोर्स के द्वारा, टोली नायक के द्वारा, उसको देखना कि उसमें कोई रिपेयर का, मेंटेनेंस का जरूरत है, उसको देखना। और लास्ट इंस्पेक्टर निरीक्षक, इसका काम है सारा काम को ढंग से देखना, वो एक सब किसके लिए हो रहा है तो वर्कर्स के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? सब वर्कर्स के लिए हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये फंक्शनल फोरेंसिक में हम लोग क्या देखें कि इस संगठन में प्रबंधन इस प्रकार विभाजित किया गया कि हर एक व्यक्ति को कम से कम काम दिया गया और वो उस काम को निपुणता पूर्वक किस तरह से पूरा करेगा। तो पूरा किस तरह से पूरा करेगा, इसमें 2 भागों में काटना, फैक्ट्री मैनेजर में 2 भागों में बांट दिया गया, नियोजन अधिकारी, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 व्यक्ति को दिया गया जो अपने अपने कामों को देखेंगे, उसको दूसरा काम देखना नहीं है। उत्पादन अधिकारी के भी 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 व्यक्ति में बांट दिया गया है जो अपने अपने काम को देखेंगे। टोली नायक का अपना काम है, टोली नायक अपना देखेगा कि हमारा मशीन टूल्स समय पर है कि नहीं है। गतिमान नायक, स्पीड बॉस हमारा देखेगा कि उसमें गति है कि नहीं है, काम स्पीडली हो रहा है कि नहीं, टाइमली हो रहा है कि नहीं। रिपेयर बॉस का अपना काम है मशीन एंड टूल्स को रिपेयर जब भी मेंटेनेंस की जरूरत होगी तो देखेगा। और इंस्पेक्टर निरीक्षक सारे कार्यों को निरीक्षण करेगा कि सारा कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहा है कि नहीं। सब किसके लिए हो रहा है तो वर्कर्स के लिए, अल्टीमेटली वर्कर्स श्रमिक के लिए हो रहा है। तो ये हम लोगों का वैज्ञानिक पद्धति का पहला टेक्निक है, साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनल फोरेंसिक, क्रियात्मक फोरेंसिक है, पहला टेक्निक है। अब हम लोग दूसरे टेक्निक के बारे में बात करेंगे। हम लोग अब दूसरे टेक्निक के बारे में, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। कार्य का प्रमाणीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वर्क को, काम को स्टैंडर्डाइज बना देना, अर्थात कार्य का प्रमाणीकरण के अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना है। प्रमाणित माल मतलब स्टैंडर्डाइज मटेरियल देखना है, मटेरियल स्टैंडर्डाइज्ड हो हमारा। मशीन प्रमाणित मशीन एवं औजार, तुम्हारा स्टैंडर्डाइज मशीन एंड टूल्स भी स्टैंडर्डाइज्ड हो। स्टैंडर्डाइज मेथड्स, हमारा काम करने का जो विधि है वो भी प्रमाणित विधियां हो और प्रमाणित काम करने की दिशाएं, स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशंस भी हो। तो इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग ऑफ वर्क में, कार्य के प्रमाणीकरण में, इस टेक्निक में हम लोग क्या देखें कि मटेरियल का स्टैंडर्डाइज होना होगा, मटेरियल स्टैंडर्डाइज होना है। मटेरियल स्टैंडर्डाइज होने के साथ साथ मशीन, औजार, ये सब भी स्टैंडर्डाइज होना है। और उतना ही नहीं, विधि मेथड स्टैंडर्डाइज करना है और प्रमाणित कार्य करने की दिशा को भी स्टैंडर्डाइज करना है। तो
तीसरे टेक्निक के बारे में देखते हैं। टेलर का तीसरा टेक्निक क्या है? सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। अर्थात इस टेक्निक में है कि काम को जितना अधिक से अधिक सरल विधि से करने का टेक्निक ढूंढना है ताकि वर्कर को आसानी हो काम करने में। डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च करना है और उसी रिसर्च के माध्यम से टेक्निक डेवलप करना है ताकि उस टेक्निक के आधार पर काम को सिंप्लीफाइज कर देना है ताकि वर्कर को काम करने में आसानी हो। हम लोग अब चौथे टेक्निक पर डिस्कशन करते हैं। तो कार्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इस टेक्निक में टेलर क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, वर्क का साइंटिफिक स्टडी। तो इसको चार विधि से साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। एक है कार्य विधि अध्ययन मतलब मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या किया जाता है? काम को करने का जो वर्कर जो काम कर रहा है उसका मेथड करने के तरीका पर स्टडी किया जाता है कि किस तरीका से वर्कर काम कर रहा है। अर्थात डिफरेंट मेथड के ऊपर रिसर्च किया जाता है ताकि वो किस मेथड से कोई भी काम आसानी से किया जा सके। तो मेथड स्टडी का और कार्य विधि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस विधि से कितना आसान से आसान विधि का उपयोग लाया जाए ताकि वर्कर को काम करने में आसानी हो। दूसरा है गति अध्ययन मतलब मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या देखा जाता है? मोशन स्टडी में जो वर्कर जो काम कर रहा है उसको काम करते समय वो कितना मूवमेंट ले रहा है। अर्थात मान लीजिए कि टूल्स कितना ऊंचाई पर रखा हो तो उसको कितना बार बेंडिंग करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है मशीन को उठाने के लिए, काम करने के लिए। तो कैसे इसको आसान कर दिया जाए कि उसका कम से कम मोशन हो, वर्कर का कम से कम मोशन होगा। जितना वर्कर का मोशन कम से कम होगा उसका उतना कम थकेगा। तो इसका बारे में स्टडी किया जाता है। मोशन स्टडी मतलब गति अध्ययन में उसका मूवमेंट देखा जाता है, वर्कर का कर्मचारी का मूवमेंट के ऊपर स्टडी किया जाता है कि वर्कर कितना मूवमेंट कर रहा है। टाइम स्टडी समय अध्ययन, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है कि एक वर्कर को काम करने के लिए कितना समय लगा रहा है, एक वर्कर काम करने में कितना समय ले रहा है और कैसे उस समय को मिनिमाइज किया जाए और स्टैंडर्ड टाइम फाइंड करने की कोशिश किया जाता है इसके अंतर्गत। और लास्ट है इसके अंदर कार्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन के अंदर और साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क के अंतर्गत फैटिग स्टडी थकान अध्ययन। इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि एक वर्कर एक कर्मचारी किसी काम को करते हुए कितना समय के बाद वो थक जाता है, अर्थात उसको रेस्ट की जरूरत होती है। तो इसकी व्यवस्था की जाती है वर्कर को प्रत्येक इंटरवल पर अगर उसको रेस्ट की व्यवस्था कर दे, आराम का व्यवस्था कर दे तो वो दुगुने गति से काम कर सकता है। फिर फ्रेश होकर के फिर से एनर्जी लेकर के फिर से ऊर्जा प्राप्त करके वो फिर से काम कर सकता है। तो इस अध्ययन के अंतर्गत थकान अध्ययन के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है कि कर्मचारी एक काम को करने में कितना समय के बाद वो थक सकता है या थकता है और कितने समय के बाद उसको रेस्ट की जरूरत होती है। तो थकान स्टडी का मुख्य उद्देश्य है ये फाइंड करना कि कितना समय के बाद उसको एक ये चाहिए टाइम इंटरवल चाहिए, रेस्ट की जरूरत होती है। इसके बारे में स्टडी किया जाता है। पांचवें टेक्निक पर बात करते हैं विवेकात्मक मजदूरी पद्धति अर्थात डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। इस पद्धति के आधार पर वर्कर की मजदूरी निर्धारित की जाती है। जो वर्कर जैसा कार्य करेगा उसका वेजेस मजदूरी उसी प्रकार दिया जाएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा? एक वर्कर अगर ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा, एक वर्कर अगर कम काम करता है तो उसको कम मजदूरी मिलेगा, अर्थात वो प्रेरित होगा ज्यादा काम करने के लिए। सब कुछ एक उदाहरण से लोग समझते हैं। एक वर्कर अगर 20 मिनट काम करता है अर्थात 20 स्टैंडर्ड है तो 5 रुपए के दर से मिलेगा, उसको मतलब 100 रुपीज मजदूरी मिलेगी। वहीं अगर 20 से कम 18 यूनिट करता है तो 4 रुपए के दर से मतलब 72 अर्थात उसकी मजदूरी में 28 रुपीज की कमी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? वो प्रेरित होगा। जब और अगर वो 18 यूनिट कर रहा है तो 2 और यूनिट काम करने के लिए प्रेरित होगा। इस तरह से वो देखा है कि हमारा 28 रुपये और ज्यादा मजदूरी मिल सकता है 2 यूनिट अगर हम और बना लें। तो ये मेन बेनिफिट है किसका? विवेकात्मक मजदूरी पद्धति का, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का। अब ये टेक्निक डेवलप करते समय, मजदूरी रेट फिक्स करते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड खराब ना हो, ज्यादा करने के चक्कर में जो क्वालिटी है उसका वो खराब ना हो जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके छठे टेक्निक के ऊपर। वो क्या है? मानसिक क्रांति, मेंटल रेगुलेशन। मेंटल रेगुलेशन हम लोगों को याद होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट
साइंटिफिक मैनेजमेंट में हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वही है मानसिक क्रांति। यहाँ पर वर्कर और मजदूर के बीच में एक मेंटल रिलेशन होना चाहिए, मतलब इस तरह का भावना होना चाहिए दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे के प्रति मधुर संबंध से अच्छा से वर्क करे ताकि काम आसानी से पूरा हो सके। मतलब वर्कर और मैनेजर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए इसके ऊपर। और ये रिलेशनशिप कैसा होगा, अगर मान लीजिए कि एक मजदूर ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी जो मजदूरी फिक्स है वही दिया जा रहा है, तो उसके मन में विवेक उत्पन्न होगा, मन में वो सोचेगा कि हम ज्यादा वर्क करके क्या करेंगे, जो लाभ होता है लाभ का भाग तो हमको मिलता नहीं है, तो उनको क्या बेनिफिट होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैनेजर को क्या करना चाहिए, लाभ के भाग को भी उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वर्कर को भी देना चाहिए। इससे वर्कर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, और सेटिस्फाइड होने से क्या होगा, और ज्यादा काम करेगा। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत होगी कारखाने में या संस्था में, मेंटल रेवोल्यूशन। हम लोग टेलर और फ्योल का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अभी तक हम लोग टेलर और फ्योल के सिद्धांतों के बारे में पढ़े हैं। आप दोनों के सिद्धांतों का क्या, टेलर और फ्योल का क्या तुलनात्मक अध्ययन है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसके डिफरेंस को पढ़ने के लिए पहले हम लोग ये अंतर का आधार, फिर टेलर, फिर फ्योल। ध्यान दीजिए, अंतर के आधार में संदर्भ, तो किसके संदर्भ में, टेलर किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो टेलर उत्पादन क्रियाओं कारखाना क्षेत्र से संबंधित चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। टेलर किसके संबंध में बात कर रहे हैं, तो उत्पादन क्रियाओं के बारे में, कारखाना क्षेत्र से संबंधित बात कर रहे हैं। वहीं फ्योल जो है उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित के बारे में बात कर रहे हैं। टेलर कारखाना की क्रियाओं के क्षेत्र से संबंधित बात कर रहे हैं, और फ्योल है उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित बात कर रहे हैं। अब आदेश की एकता, तो टेलर में क्या है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, इसमें आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, और फ्योल में इसे सख्ती से लागू किया जाता है, आदेश की एकता को सख्ती से लागू किया जाता है। अध्ययन का केंद्र अगर हम देखें कि टेलर का अध्ययन का केंद्र क्या है, तो कार्य का सरलीकरण करना, समय एवं गति का अध्ययन होता है, इसके बारे में पढ़ें। आदि द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, ये टेलर का है। वहीं फ्योल का क्या है, तो विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके संपूर्ण प्रशासन में सुधार लाना, ये है फ्योल। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो टेलर वैज्ञानिक हैं और फ्योल पेशेवर है। टेलर क्या है, वैज्ञानिक, और फ्योल क्या है, पेशेवर है। टेलर वैज्ञानिक है और फ्योल पेशेवर है। अगर हम वर्णन करें तो टेलर क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटेड है, और फ्योल का है प्रशासन की सामान्य विचारधारा से रिलेटेड है। ये इस चैप्टर में हम लोग सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितना था सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब आने वाले वीडियो में और दूसरे चैप्टर के बारे में बात करें तो सेकंड चैप्टर में जितना या फर्स्ट चैप्टर में जितना भी पढ़ा है, प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक क्लास में आप लोगों को गृह कार्य दिए थे, हम आशा करते हैं आप लोग किए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग कुछ गृह कार्य देते हैं, थोड़ा सा लिख लो तुम लोग। प्रबंध के सिद्धांतों का पहला क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ, विस्तार से समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ, इसको विचार से समझाइए, मतलब पूरा लिखना है। दूसरा, प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए। क्या क्या सिद्धांतों को समझाना है, इसको लिख लीजिए। क्षमता के सिद्धांत को समझाना है। जब भी सिद्धांत के बारे में समझाओगे फ्योल का, तो इसमें धनात्मक प्रभाव क्या है और अवहेलना होने से क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो क्षमता, कर्मचारियों में स्थायित्व के बारे में तुम लोगों को लिखना है। पहले क्षमता के बारे में लिखना है, समझाना है। सहयोग की भावना के बारे में लिखना है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न में आते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं 5 तकनीकों की व्याख्या कीजिए। हम लोग तकनीक के बारे में विस्तार से बतलाए हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। बार बार ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा बुक को भी पढ़ लेना है, स्टडी करना है, तो आप समझ जाएंगे पूरा, और उसके 5 तकनीक के बारे में व्याख्या करना है। चौथा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तो उसको समझाना, 4 सिद्धांत दिए हैं हमको, उसको समझाना है। और टेलर एंड फ्योल के योगदान में अंतर वर्णन कीजिए, इसके बारे में करना है। ध्यान रखना है, पूरा चैप्टर हम लोग का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का सिद्धांत खत्म हो चुका है। अब आने वाले चैप्टर को हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।